नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर मोदी जी ने अपना जंबो मंत्रिमंडल बना लिया। इतना बड़ा मंत्रिमंडल, इतने सारे दल, किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी जी अपने बुढ़ापे में इतनी कमजोर हालत में आ जाएंगे। जिन दलों के एक एक MP हैं वो भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो चौंका रहे हैं। लोग लेंस लगा के स्मृति ईरानी को ढूंढते रहे कि शायद उनका नाम आ जाएगा, लेकिन पता चला कि मोदी जी तो चाहते थे, लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पर गच्चा हो गया। दूसरी बार कुछ ऐसे लोग भी हैं, लखनऊ कभी आइए, लखनऊ घूमिए और नाम लीजिए संजय सेठ का, तो लोग कहेंगे वो तो भूमाफिया है। शालीमार के नाम से बड़ी बड़ी यहाँ पे कॉलोनियां खड़ी हैं, फ्लैट्स खड़े हैं। एक जगह पे भाई ने 2 फ्लोर बिल्कुल इलीगल बना लिए हैं। उनकी शिकायत हुई, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश करिए, शिकायत ठंडे बस्ते में चली गई। कई जगह गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, शिकायत हुई, फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। सरकारी सड़कों पे कब्जा कर रखा है, फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। मायावती के टाइम में एक आतंकवादी पकड़ा गया, ग्लास का काम करता था। पता चला कि उसके तार भी संजय सेठ के पार्टनर की कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसे विवादास्पद आदमी जो समाजवादी पार्टी का नेता था, बाद में शिकायतों के डर से बीजेपी में आ गया, उसको भी राजमंत्री। तो ऐसे ऐसे नायाब नगीने इस समय मोदी मंत्रिमंडल में आए हैं। जाहिर है कि अब नाव चलने से पहले डगमगाने लगी है। और कभी कभी कहते हैं ना, स्टार्स खराब होते हैं। लक्षण तभी हुआ कि शपथ ग्रहण पूरा नहीं हुआ था कि कश्मीर से खबर आई कि आतंकवादियों ने एक तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर दिया, 10 लोग मर गए। और ये जम्मू संभाग में हुई। अभी तक की आतंकी की घटनाएं कश्मीर घाटी में होती थी, वैली के आसपास होती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है घटनाएं जम्मू संभाग में हो रही हैं। आज की घटना भी जम्मू संभाग में हुई, उससे पहले की घटना भी जम्मू संभाग में हुई। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति का दावा करने वाली मोदी सरकार चिन के बिखर रही है। आतंकवाद कश्मीर में फैलता जा रहा है। बड़ी बड़ी बातें, लक्ष्यदार भाषण, हम मर जाएंगे, कश्मीर का नहीं होने देंगे। ऐसी भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं संभलती, आतंक का खात्मा नहीं होता। इतने ज्यादा सैनिक मरे हैं कश्मीर में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया सवाल नहीं करता। आज वो मोदी के महिमा मंडल में जुटा था। सारी सुरक्षा एजेंसियां मोदी मंत्रिमंडल की तैयारी कर रही थी। अजीत डोभाल को होश नहीं था कि कश्मीर में प्लान क्या हो रहा है, आतंकी करने क्या जा रहे हैं। क्या मोदी पार्ट 3, एनडीए पार्ट 3 एक खतरनाक मोड़ पर बन रहा है? क्या कटीले तार बिछे हुए हैं? संघ खामोश क्यों रहा? संघ का कोई बड़ा चेहरा मंत्रिमंडल में दिखाई नहीं दिया। ऐसी तमाम बातों के लिए आज हम चलते हैं सीधा नागपुर। वही नागपुर जहां संघ मुख्यालय, और वहीं पे एक बहादुर पत्रकार रहते हैं, नाम है राजीव रंजन सिंह। फॉर्च्यून मैगजीन है उसके, उस मैगजीन में बहुत सीनियर पोस्ट पर हैं। कई बड़े अखबार, कई बड़ी मैगजीन में उन्होंने काम किया है। बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, बहुत बेबाक तरीके से लिखते हैं। उनसे पूछेंगे सीन क्या है। राजीव भाई, इधर शपथ ग्रहण चल रहा था, उधर आतंकी हमला कर रहे थे, जम्मू में हमला कर रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू में ऐसी घटना हो जाएंगी। वैष्णो देवी के पीछे वाले हिस्से में शिवखोरी एक जगह है, वहां से लौट के आ रहे आतंकवादी ने गोली चला दी। कहां थी सुरक्षा एजेंसियां? क्या प्रधानमंत्री के वेलकम करने में लगी हुई थी? और फिर कहां चला गया कि 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया है? ये डायलॉग कहां चले गए? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो दर्शन करने के लिए लोग गए हैं, गर्मी के ही मौसम में यूजुअली वैष्णो देवी में लोग जाते हैं, मैं भी बहुत बार गया हूं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे समय में अटैक हो रहा है जिस दिन देश के अंदर में पूरी कैबिनेट जो है वो शपथ लेने वाली है। और आतंकवादियों को मालूम है कि ये इवेंट मैनेजमेंट में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं, ये जरूर पूरे देश की जो संस्थाएं हैं उनको अपने सबसे बड़े इवेंट, जो 5 साल का सबसे बड़ा इवेंट है शपथ ग्रहण का, उसकी तरफ सारे एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे। और देखिए, ऐसी जो है ध्यान हटा दुर्घटना घटी वाली स्थिति जो है वो हुई, 10 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है संजय जी, और ये सारे हिंदू श्रद्धालु हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई 370 हटा के हमने आतंकवाद पे कंट्रोल कर लिया, ये सारी चीजों की कलाइयां खुल रही हैं, सारी चीजों की कलाइयां खुल रही हैं।
और आपने जैसा बोला संघ निष्क्रिय रहा या संघ की बात का कुछ असर नहीं हुआ इस कैबिनेट पे, मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं संजय जी। स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी जी मिनिस्ट्री में शामिल करना चाहते थे। मेरे बहुत ही क्लोज सोर्सेज ने मेरे को बताया है कि संघ ने कंप्लीटली इस बात पे कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप स्मृति ईरानी जो एक हारी हुई प्रत्याशी हैं, उनको आप अपने मंत्रिमंडल में नहीं लेंगी, क्योंकि इनके व्यवहार को लेके बहुत जगह से बहुत सारी जो है कंप्लेन्स आई हैं, बहुत सारी कंप्लेन्स आई। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सामान्य लोगों के साथ में इनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं रहा है, संघ के भी लोगों के साथ में अवश्य इनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि इनके नाम के आगे अच्छे स्कोर्स नहीं है संघ में। तो आज जो ये कैबिनेट में इनको जगह नहीं मिला, ये इन्होंने अपनी हर सभा में कहा था कि मैं हारू चाहे जीतू, मैं मंत्री तो बनूंगी। तो वो चीज तो अब साफ हो गई। तो संघ ने कम से कम एक काम तो किया कि भाई स्मृति ईरानी जी जो है, इनको मंत्रिमंडल में मोदी जी जो चाहते थे वो शामिल नहीं कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सही बोला संजय सेठ वाला, जब उनका नाम आया तो मैंने भी कई लोगों से बात किया कि भाई ये कैसे क्या मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, ये तो समाजवादी पार्टी के लीडर थे। तो मतलब इनको आए हुए भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ कि 10-15 साल पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब आ गए। तो ये सब जानते हैं कि भू माफिया हैं ये बहुत बड़े, और दबी जमान में अंदर खाने लोग ये भी बोल रहे हैं। अब इन सब चीजों के कोई प्रूफ नहीं रहते हैं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने भारी रकम दी है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। अब ये आपके और मेरे सामने तो दी नहीं गई है, प्रूफ नहीं है, पर जो र्यूमर्स है, जो लोग बात कर रहे हैं, मैं वो चीज यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी भी बातें चल रही हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अपने आप को साफ सुथरी छवि वाला कहते हैं, वो ऐसे दागी आदमी को क्यों अपने मंत्रिमंडल में रखेंगे? उत्तर प्रदेश से एक कर्मठ नेता जो है, एक से एक कार्यवीर जो नेता है, उन लोगों को आपने अपने मंत्रिमंडल में शामिल ना करते हुए एक इस तरीके के भू माफिया को क्यों शामिल किया? क्या आप अपने मंत्रिमंडल के छवि जो है वो क्या शुरुआत से एक दागी छवि के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये जनता ने पूछना चाहिए कि आपने अपने मंत्रिमंडल में इस तरीके के आदमी को क्यों शामिल किया? देखिए, एक चीज को समझिए, आप जैसा बोते हैं वैसा आप काटते हैं, ठीक है? तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बीज बोए, जो इन्होंने नेताओं को हर राज्य में कमजोर किया, और खासतौर पे जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, आप नाम लीजिए जो जो इनके साथ में थे, रामदास अठावले हों, ठीक है, अजीत पवार हों, आप देखिए इनकी क्या हैसियत आज की डेट में रहेगी। एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मतलब ये आपके अकाली दल और अजीत पवार, इन लोग की ये स्थिति हो, ठीक है? और बहुत जल्दी लोक जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार जी की भी ये स्थिति हो जाएगी यदि ये सुधरे नहीं तो। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इस बात को समझिए, ये जिस तरीके से नेताओं को इन्होंने दुर्बल किया है, और दुर्बल नेताओं का जैसा इन्होंने मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, आज प्रभु श्री राम इस चीज का इनसे जो है एक एक करके हिसाब किताब लेंगे। इनको शंकराचार्यों ने भी समझाया था कि आप मत कीजिए, इन्होंने बात नहीं सुना, मंदिर का उद्घाटन किया ही किया। आज वही प्रभु श्री राम का जो है, जो ऐसा चक्र चल रहा है, समय का चक्र, देखिए जो भी आप इस जीवन में बोते हैं, आप वही काट के जीवन से जाते, ठीक है? तो इसी जीवन में आपका सब फैसला हो जाता। अभी इन्होंने मैंडेट तो इनके पास में था नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री या नहीं होना चाहिए, इस पे लड़ा, और मैंडेट इनके पास में नहीं था। इनके पास में नंबर थे 240, पर मैंडेट नहीं था। 63 सीट्स का लॉस हुआ इनको पिछले बार के मुकाबले। तो आप समझिए 60-65 सीट हारने के बाद भी यदि आप जोर जबरदस्ती से सरकार बनाते हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, ये बात तो तय है। दूसरी एक और बात से मुझे लग रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन शायद नहीं चले। मुझे देखना है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स जो रहता है, जिसमें 4 मंत्रालय और प्रधानमंत्री रहते हैं। 4 मंत्रालय कौन कौन से हैं? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय,
फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय, ये चारों मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मिलकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स बना। अब यदि इन चारों मंत्रालय में आप एनडीए के किसी भी घटक दल को बीजेपी के अलावा यदि नहीं पाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है ये ऐसी मतलब काम चलाओ टाइम पास सरकार, क्योंकि ये पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि एनडीए यानी तेलुगु देशम ने इनसे वित्त मंत्रालय मांगा। अब देखने वाली बात यह है कि वित्त मंत्रालय मिलता है कि नहीं मिलता। यदि तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो सीरियस है इस पार्टी को रन करने के लिए, नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री मांगी है, ठीक है। तो यदि ये अगर वाकई में सीरियस हैं तो ये सारे मंत्रालय जो मांगे गए हैं वो इनको मिलने चाहिए, ये देने चाहिए। पर यदि ये मंत्रालय भाजपा अपने पास रखती है और नहीं शेयर करती है तो इसका मतलब है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, पहली चीज, क्योंकि सत्ता का पूरा सुख जो है वो भाजपा के ही लोग भोगेंगे। दूसरी चीज, जो मंत्रालय का जो कंपोजिशन, जो सॉरी मंत्रिमंडल का जो कंपोजिशन मैंने देखा, जो नाम देखे, आप देखिए इसमें कितने नए चेहरों को मौका दिए, कितने नए चेहरे हैं, ना के बराबर आपको नए चेहरे दिखेंगे। शिवराज सिंह चौहान टाइप जो है, ऐसे 2 4 5 जो है आपको नए चेहरे दिख जाएंगे। बाकी वही सारे नाम, वही धर्मेंद्र प्रधान है, वही आपके वो है अजमेर से जो जीत के आए हैं, क्या नाम है अपना, यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, वही राजनाथ सिंह जी, यानी वही नाम चल रहे। तो कंपोजिशन में कोई नया नाम आपको दिखा नहीं। हाँ, दिखा क्या है, स्मृति ईरानी जी मिनिस्ट्री में नहीं दिखी। तो ये कंपोजिशन हो गया, ये सत्ता का बंटवारा कैसे करते हैं वो हो गया। ये कई सारी चीजें जो हैं आने वाले दिनों में डिफाइन करेगी कि ये सरकार कितनी लंबी चलने वाली है। और तीसरी और आखिरी अहम चीज कि इन्होंने देखिए जयंत चौधरी जैसे भी लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश, तो इससे समझ जाइए कि कितना भय है अंदर, कितना भय है कि ये सरकार गिर सकती है। ये एक बात समझिए संजय जी, जो लोग मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते थे और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करते थे, आज उन लोगों को बात समझ में आएगी कि मिली जुली सरकार चलाना कितना कठिन होता है। नरेंद्र मोदी को अब समझ में आएगा कि कितना कठिन होता है मिली जुली सरकार चलाना। वैसी सरकार चलाने के बाद भी मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में ज्यादा ग्रोथ दिया था, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया था परसेंटेज टर्म्स में बनिस्पत नरेंद्र मोदी की, ठीक है। तो जब आपको क्लियर मैंडेट मिला तब आप मनमोहन सिंह की सरकार का आर्थिक मामलों में जो है आप उनके मुकाबले आ नहीं पाए। तो अब मिली जुली जब सरकार चलाओगे तब आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये जितने अंधभक्त जो है बात बात पे बोलते थे मोदी जी ने ये किया हो गया, अब आप लोग को आटे दाल का भाव समझ में आएगा जब आपको मिली जुली सरकार चलानी पड़ेगी। अभी तो एक तरफा आपने सरकार चलाई है। तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का एक्चुअल कंपैरिजन अभी होगा। आर्थिक मामलों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ये लोग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई। अरे स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमी का इंडिकेटर थोड़ा है। जब पूरी दुनिया में कोरोना आया, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पूरी खत्म हो गई, इंडिया की इकोनॉमी में पहली क्वार्टर में जो है अप्रैल से जून का जो था 2020 का 24% की गिरावट आई थी, पर स्टॉक मार्केट उस टाइम में 12% भागा था अप्रैल से जून के पीछे, ठीक है। 2020 और 2021 में जब इकोनॉमी पूरी डावाडोल थी और गंगा में लाशें तैर रही थी, उस टाइम में स्टॉक मार्केट जो है छप्पड़ फाड़ के ऊपर भागा 2021 में। तो स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमी का बैरोमीटर या इंडिकेटर थोड़ा ना रहता है। ये चुनाव जो है, जो मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा था कि इनको चपेट पड़ी है, चपेट सारे रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरियाज में मैसिव रूरल डिस्ट्रेस। इनको सिर्फ अर्बन एरिया ने, जिन लोगों के पेट भरे हैं और जो गोदी मीडिया देखते हैं और जिन्होंने अपने बच्चों को तो देश के बाहर निकाल दिया है और देश के अंदर में राम राज्य के नाम पे मोदी मोदी का मंत्र जपते हैं, सिर्फ उन्हीं एरिया में भाजपा को अच्छा ये मिला। आप देखिए 3 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश 80 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, बंगाल 42 सीट, ये तीनों के तीनों राज्यों में एनडीए बहुत पीछे है, ठीक है। तो ये शो करता है कि इस देश का एक बड़ा जो तबका है 80 और 48 128
और उसके बाद में 42, यानी कितना हुआ 170 सीट, 170 सीट पे जो है वो मोदी सरकार बहुत पीछे है इंडिया अलायंस। तो ये शो करता है कि आने वाले दिनों में जनता जनार्दन इन लोग का किस तरीके से जो है स्वागत करेगी। जी संजय जी। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बड़ा नाम ये है कि ये भी सूचना थी कि मोदी जी चाहते नहीं थे, और चर्चा भी चल रही थी कि मोदी जी की इस बार मंत्रिमंडल में गडकरी नहीं होंगे। क्या संघ ने स्मृति ईरानी को बाहर करने को और गडकरी को इन करने का भी आदेश दिया? देखिए, जब इनको क्लियर मैंडेट था तब तो गडकरी साहब को ये ठिकाने लगा नहीं पाए, तो अब तो हैसियत भी नहीं है। गडकरी साहब एक बहुत टॉल लीडर है महाराष्ट्र के। पूरे देश में जब कभी भी विकास की बात होती है नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी गडकरी साहब के ही मंत्रालय दिखाते हैं। हमने इतने किलोमीटर लंबी रोड बनाई, हमने इतने हाईवे बनाए, हमने इतने टोल बूथ बनाए, इनका नवीनीकरण किया। गडकरी साहब के ही किए हुए पूरे काम को ये दिखा दिखा के जो है अपने मोदी सरकार के जो डेवलपमेंट है उसको ये शो करते हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि इस मंत्रिमंडल में गडकरी साहब को कोई बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया। ठीक है, अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे रहा है ना, क्योंकि देखिए एक बात को आप समझिए, एक और मेरे पास में जानकारी है पर पता नहीं आप लोग कितना इस पे विश्वास करेंगे। देखिए, मुझे कुछ लोगों ने बताया है और अच्छे सूत्रों ने बताया जो काफी सालों से मेरे टच में है कि नरेंद्र मोदी को संघ ने बता दिया है कि भैया आप 75 साल के अगले साल हो जाएंगे, आपके 75 साल छूते ही आपको स्टेप डाउन करना है। ठीक है, ये आप लोग मानोगे नहीं पर ये बात हुई है, जहां तक मेरे सूत्र मेरे को बता रहे हैं, मैं उन पर ट्रस्ट कर। तो ये 1 इनको मोदी जी को सिर्फ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम जो है वो दर्ज कराना कि जवाहरलाल नेहरू की तरह जो है मैं भी 3 बार जो है वो प्रधानमंत्री बन गया। परंतु भाई साहब, जब जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरा मैंडेट, पूर्ण बहुमत लिया था। और वो 16 साल में नेहरू जी ने क्या क्या काम किए थे, पूरे पब्लिक सेक्टर जो आज हम देखते हैं जिसके डिविडेंड पे ये मोदी सरकार इतना वाहवाही लूटती है, कि पूरे पब्लिक सेक्टर की स्थापना तो उसी टाइम में हुई है। उस टाइम में देश तो भूखा नंगा कंगाल था। ठीक है, पहली चीज ये हुई। दूसरी बार इंदिरा गांधी को जब मैंडेट मिला था तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए थे। आपने क्या किया? आपको 3 बार मैंडेट मिला तो आपने क्या ऐसा काम किया जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी के समकक्ष लाके आपको खड़ा कर दिया जाए? राजीव गांधी के तो एक टेन्योर में ही सूचना क्रांति ला दी थी। राजीव गांधी और सैम पित्रोदा की जोड़ी जो है उसको आज तक पत्रकार याद करते हैं कि इन्होंने इंडिया में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लेके आए, इंफॉर्मेशन क्रांति लेके आए। तो नरेंद्र मोदी जी ने वैसा क्या कर दिया? मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव को एक टेन्योर मिला था 5 साल का, पूरा देश भिखारी हो गया, सोना अपना गिरवी रख रहे थे। वहां से जो है आपके नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने देश को उस कंगाली के दौर से बाहर निकाला। तो नरेंद्र मोदी को तो एक अच्छा खासा राष्ट्र मिला था, और उस राष्ट्र में भी इन्होंने क्या पॉलिसीज की? सबसे पहले इन्होंने ऐसी पॉलिसी की डीमोनेटाइजेशन की कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनीज थी छोटी छोटी वो सारी बंद हो। उसके बाद में ये घटिया जीएसटी लेके आ गए, 5 अलग अलग तरीके की, और उसको ऐसा बताया कि मतलब वो मिडनाइट रेवोल्यूशन कुछ तो भी हो गया है मतलब। ठीक है, उसके बाद देखा कि जो बचे खुचे भी थे लघु और मध्यम ये उद्योग वो और तहस नहस हो गए। और सोने पे सुहागा जो भट्टादार मतलब भट्टा बैठा दिया इस देश का, वो रातों रात अनाउंसमेंट किया कि 2 दिन के अंदर में हम कंप्लीटली जो है देश बंद कर रहे हैं कोरोना। पूरे देखिए वर्ल्ड ओवर में कहीं पे भी ऐसा लॉकडाउन नहीं लगा था जो भारत में लगा। और देश की जो बुरी स्थिति हुई आर्थिक, जो मैंने बताया कि 24% पहले ही तिमाही में गिर गया था। अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक वो कोरोना के कारण नहीं गिरा, वो गिरा था लॉकडाउन के कारण। आप देखिए यही 2021 में एक्चुअल कोरोना जो सेकंड फेज का आया था उसमें ज्यादा मौतें हुई, और उस टाइम में इकोनॉमी वैसी नहीं गिरी थी जो 2020 में गिरी थी। तो इकोनॉमी जो ध्वस्त हुई वो इनके फालतू के डिसीजंस के कारण। आप देखिए डीमोनेटाइजेशन का आज तक किसी को नहीं पता चला क्या फायदा हुआ। आज तक किसी को ये नहीं पता चला है कि भैया आपने रातों रात जो ये लॉकडाउन की बात की उसका क्या फायदा।
आज तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि भैया धारा 370 पे जो इतना ये नंबर अपने बढ़वाते हैं, माइलेज लेते हैं, उसका फायदा क्या हुआ? आज ही जम्मू में अटैक हो गया जैसे आपने बताया। तो इनके सारे काम जो है वो फोटो यानी मतलब बिग साइज जो है ना, ये खाली इवेंट मैनेजर की तरह अभी भी काम कर रहे हैं। और अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, आटे दाल का भाव अब इनको समझ में आएगा जब मनमोहन सिंह की तरह जो है इनको मिली जुली सरकार चलानी पड़ेगी। अभी तक तो बहुत मजे किए हैं और अंधभक्तों ने भी बहुत हल्ला गुल्ला मचाया है कि हमारे मोदी जी ने ये किया वो किया। अब समझ में आएगा आने वाले दिनों में कि सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है, और जो बात बात पे अब मनमोहन सिंह को घसीटते थे वो कितना गलत था। आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हो, एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। जिन्होंने एग्जिट पोल किया था वो नहीं मान रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं कि 20% मुसलमानों ने दे दिया कांग्रेस को और कुछ परसेंट ज्यादा आ गए। अब इन बेवकूफ से ये पूछो कि 80% हिंदू हैं तो क्या बीजेपी का 80% वोट आ गया? लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। मतलब इतना फर्जिफिकेशन, इतनी कहानियां उस आदमी के सामने आ गई, लेकिन अभी भी बंदा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। देखिए एक हिंदी में कहावत है, कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती, वो कभी सीधी नहीं होती। तो कैसा है, ऐसी कुछ लोगों का व्यक्तित्व रहता है, वो जिद्दी किस्म के रहते हैं, तमाम तरीके की गलतियां करने के बाद भी वो बार बार अपना उपहास जो है ना, अपना मजाक उड़वाते। ठीक है, ये प्रशांत किशोर पांडे यानी पाड़े बाबा, हमारे बिहार में पांडे जी को पाड़े बाबा बोलते, इज्जत देते। तो ये पाड़े बाबा जो है, ये पाड़े बाबा को छपास की बीमारी है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे किसी दोस्त ने उसका एक कट मेरे को भेजा था, कि इन्होंने कहा मैंने आज तक 2 ही बार गलती किया है, मतलब आज तक मैंने 2 ही बार नंबर दिया है और एक बार मैं सही रहा और एक बार मैं गलत रहा। तो एक बार जब मैंने दिया था बंगाल के इलेक्शन के टाइम में, उस टाइम में देना मजबूरी था क्योंकि ममता दीदी की पार्टी टूट रही थी। तो पाड़े बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये दूसरी बार जो अभी दिया आपने, वो किस मजबूरी के कारण दिया था? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार और उनका मंत्रिमंडल क्या टूट रहा था, उनके पार्टी के लोग टूट टूट के जाने वाले थे? पहली बार आपने मजबूरी में दिया, दूसरी बार कौन सी मजबूरी थी? है ये भी पाड़े बाबा जरा बता दे तो मजा आ जाए। है पाड़े बाबा जो है, देखिए इनका जो है एकमेव उद्देश्य था, इनको कांग्रेस जो है एक लो हैंगिंग फ्रूट नजर आ रहा था। पाड़े बाबा को ये लग रहा था कि मैं कांग्रेस में जाके राहुल गांधी को बहुत हाईफाई इंटेलेक्चुअल अपना प्रोवेश शो करके और मैं कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा और उसके बाद में जो है मैं अपने मन से वो करूंगा। पाड़े बाबा को ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जो है वो बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना लोग जो है ना राहुल गांधी को कम करके आंकते हैं, वो आदमी बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, जिद्दी आदमी। वो आदमी अपने थॉट से है, हटा नहीं हिला नहीं। उसको पप्पू पप्पू बोल के मतलब इतना उपहास उड़ाया गया, जनता को बाद में समझ में आया कि भाई पप्पू तो हम बन गए, पप्पू राहुल गांधी नहीं है, पप्पू जनता है। और ये जनता को नरेंद्र मोदी 10 साल से पप्पू बना रहे थे, ये अंधभक्त लोग जनता को 10 साल से पप्पू बना रहे थे, ये मोदी सरकार जनता को पप्पू बना रही थी। राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे थे, पर ये पप्पू काट रहे थे आपको और मेरा। ठीक है, तो पाड़े बाबा वही सोच के साथ में चले गए वहां पे। और जब इनको नहीं वो चीज हासिल हुई जो ये चाहते थे, तो देखिए उनके हर इंटरव्यू में जो सेंटर जो पीस रहता वो रहता कांग्रेस का, कांग्रेस को क्रेडिट को कैसे भी काटना। भाई 52 सीट से वो पार्टी 100 सीट पे आई जब उसके पूरे अकाउंट फ्रीज हो गए। ये मजाक है क्या इलेक्शन ऐसे माहौल में लड़ना? आप तो कभी नहीं बताते कि ये सुयोग आंदोलन जो आप चला रहे हो, जन सुराज आंदोलन, इसके लिए मुद्रा कहां से आ रही है? और सबसे बड़ी बात और घातक बात संजय भैया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि मैं मेरे प्रोफेशनल आकलन में गलत हो गया, पर उसको कोई मोटिव देना जो है वो गलत है। मोटिव नहीं देना चाहिए, मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं। पाड़े बाबा, आप तो प्रोफेशनल सेफोलॉजी 2-3 साल पहले ही छोड़ चुके हैं, तो आपने ये अपना आकलन लगाने के लिए डाटा किससे लिया था? प्रदीप गुप्ता से लिया था कि वो दुबई बेस्ड जो है नानाजी देशमुख आरएसएस वाले, उनके नेफ्यू जो हैं उनसे लिया था? क्या नाम है, मेरे एकदम दिमाग में आ नहीं रहा अभी।
वो भी देशमुख ही है कोई, तो उनसे आपने लिया यशवंत देशमुख, तो आपने डाटा किससे लिया था आप ये बताएं। आप तो काम कर नहीं रहे, आपका आईपैक के पास में एक ही क्लाइंट है जहां तक मेरी जानकारी है, वो भी वेस्ट बंगाल में, और वो लोग भी इनसे इतने चिड़े हुए हैं कि ये फालतू के स्टेटमेंट देके इन्होंने आईपैक की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, इन्होंने अपने लोगों को बोला था तैयार रहिए, परिवर्तन आने वाला है, ठीक है, प्राइवेट मीटिंग्स में, प्राइवेट इसमें, और बाहर आके पाड़े बाबा इस तरीके की बातें कर। तो कहने का अर्थ ये है कि पाड़े बाबा सुधरेंगे नहीं, पाड़े बाबा को छपास की बीमारी है, ये अभी भी घूम घूम के अलग अलग स्टूडियो में जाएंगे और बातें करेंगे, और यूट्यूब में ये बोलते अंडर करंट कोई नहीं था। संजय भैया, ये पाड़े बाबा जो है 4 PM नहीं देखते हैं। 4 PM ने संजय शर्मा शो में बार बार अंडर करंट दिखाए गए। संजय शर्मा ने बार बार चीख चीख के कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया अलायंस जो है एनडीए से ज्यादा सीट ले जाए, पर पाड़े बाबा को जो है वो टीवी स्टूडियो से फुर्सत नहीं है, और पाड़े बाबा यदि आपको देखते भी होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस चीज की सघन जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज की कि ये यशवंत देशमुख, प्रदीप गुप्ता और प्रशांत किशोर, ये क्यों, खासतौर पर प्रशांत किशोर, ये रिजल्ट आने के पहले क्यों फालतू की बकवास करने लगे, और इन्होंने बोलना चालू किया कि मोदी की सरकार आ रही है, 303 से ज्यादा ही सीट मिलेगी। पाड़े बाबा के हर अकाउंट का जो है, ये हर अकाउंट की छानबीन होनी चाहिए, और इस बात को ये पता लगाना चाहिए कि पाड़े बाबा को डाटा किसने प्रोवाइड किया, ये किस डाटा के बेसिस पे बोल रहे थे कि आपके वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान होगा थोड़ा बहुत उसकी भरपाई साउथ और ईस्ट से हो जाएगी। भैया कितनी सीट जीते ईस्ट में? उड़ीसा में जीते आप 11-12 सीट, 11 सीट जीते मेरे ख्याल से। साउथ में कितनी जीते? 6 आंध्रा में जीते, और 3-4 तेलंगाना में जीते। 11, 6, 17 और 4 पकड़ लो 21। यूपी में हारे कितने हो? राजस्थान में हारे कितने हो आप? ये आप देखो ना, गुजरात में कितने हारे हो आप, झारखंड में कितने हारे हो आप, पंजाब में सीट लूज की है, महाराष्ट्र में तो डेसिमेट हो गए हो आप। ठीक है, बुरी तरीके से जो है 42 सीट थी, 42 से कहां पे आ गए? तो किस बेसिस पे पाड़े बाबा ने यह आकलन किया कि भैया वेस्ट और नॉर्थ में जो है सीट जो है इनकी कम नहीं होगी, और बंगाल जहां आईपैक का जो ये है वहां बोल रहे कि बीजेपी जो है वो तृणमूल से आगे निकल जाएगी। तो पाड़े बाबा का पूरा आकलन जो था वो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम, गलत था। और मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया कि गोदी मीडिया से इस देश को ज्यादा डर नहीं है, डर है ये घुइयां बदमाशों से, ये यशवंत देशमुख जो खुद जाके दुबई में बैठ गए हैं, ये पाड़े बाबा जो उटपटांग कुछ भी बातें करते हैं, सैफोलॉजी छोड़ चुके हैं और अभी सैफोलॉजी कभी भी करने बैठ जाते हैं, और ये रोने वाले गुप्ता जी, देश को इनसे सावधान रहने की जरूरत। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राजीव जी इतनी बढ़िया बात करी, इतनी बातचीत करी, बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ये थे राजीव रंजन जी, और बता रहे थे कि देश की राजनीति आखिर है तो है क्या, मोदी सरकार, एनडीए सरकार किस रूप में सामने आएगी, और क्या है प्रशांत किशोर का कच्चा चिट्ठा। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।